इसको लेंगे हम कांग्रेस से, कांग्रेस की स्थापना से। देखिए कांग्रेस, आवाज नहीं भाई बिल्कुल भी। कांग्रेस का आरंभिक नाम, कांग्रेस का आरंभिक नाम याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय संघ या भारतीय संघ। आरंभिक नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसको दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया था। पहला फैक्ट। आवाज मत कीजिएगा कि भाई रिवीजन है तो रिवीजन के हिसाब से चलूंगा, छोटे छोटे लैब बनाऊंगा। कांग्रेस से लेके चल रहे हैं भाई, दिख नहीं रहा है क्या? बड़ा लिखो थोड़ा, बड़ा कांग्रेस। अब तुम बोले जरा, कांग्रेस का आरंभिक नाम, कांग्रेस का आरंभिक नाम याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसको दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया था। पहला पॉइंट हो जाएगा, आरंभिक नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसको दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया था। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 स्कॉटलैंड के ब्रिटिश अधिकारी ब्रैकेट में लिखेगा सिविल अधिकारी, सिविल सर्वेंट, सिविल अधिकारी ए ऑफ ह्यूम द्वारा हुई थी। स्थापना है 28 दिसंबर 1885 स्कॉटलैंड के ब्रिटिश अधिकारी, ब्रैकेट में कर लीजिएगा सिविल अधिकारी, ए और ह्यूम द्वारा हुई थी। हमें याद रखना है उस समय लॉर्ड कौन था? लॉर्ड याद रखना है डफरिन। लॉर्ड याद रखना है उस समय कौन था? डफरिन है। और हमें याद रखना है इसकी प्रथम बैठक, इंपोर्टेंट है मेरे भाई, इसकी हमें याद रखनी है प्रथम बैठक कहाँ हुई थी। ये याद रखना है बंबई के
बम्बई के ग्वालियर टैंक में, बम्बई के ग्वालियर टैंक में, बम्बई के ग्वालियर टैंक में गोकुलदास तेजपाल, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में प्रथम बैठक। जो मॉडर्न हिस्ट्री में कांग्रेस से उपस्थित है मेरे भाई, वो कृपया करके आज क्लास को ठीक ठाक तरीके से देख लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री का विषय ज्यादा रहता है। मैंने क्या बताया, आरंभिक नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। इसको नाम किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। क्या नाम दिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। स्थापना कब हो रही है? 28 दिसंबर 1885 में। किसने की है? स्कॉटलैंड के ब्रिटिश अधिकारी जो भारत में सिविल सर्वेंट का काम कर रहे हैं। स्कॉटलैंड के ब्रिटिश अधिकारी जो भारत में सिविल सर्वेंट हैं। ए और द्वारा हुई थी। उस समय लॉर्ड कौन है भारत में? डफरिन है। प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? बम्बई के ग्वालियर टैंक में, बम्बई के ग्वालियर टैंक में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में मेरे भाई। इसमें 72, याद रखिएगा 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अब हमें नोट याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। नोट याद रखना है, 3 व्यक्तियों के नाम आएंगे। नंबर एक आएंगे मेरे भाई सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया। याद रखना है मेरे भाई, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया। दूसरा क्या याद रखना है? दूसरा याद रखना है तिलक के बारे में। एक प्रश्न पूछा जाता है मेरे भाई, और कल के टेस्ट में भी था। तिलक कांग्रेस के सदस्य रहते हुए, कांग्रेस के सदस्य रहते हुए कभी इसके अध्यक्ष नहीं बने, और तीसरा याद रखना है मेरे भाई सर सैयद अहमद खान के बारे में। सर सैयद अहमद खान एकमात्र व्यक्ति थे जिनका संबंध कांग्रेस से नहीं था। ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। आज सिर्फ फैक्ट्स की बात करूंगा। नंबर 1, कांग्रेस का आरंभिक नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसको दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया था। स्थापना 28 दिसंबर 1885 में। किसने की थी मेरे भाई? ए और ह्यूम ने। कहाँ का निवासी था? स्कॉटलैंड का। भारत में किस पद पर कार्यरत है? सिविल अधिकारी है। उस समय भारत में लॉर्ड कौन है? डफरिन है। और इसकी प्रथम बैठक कहाँ हो रही है? बम्बई के ग्वालियर टैंक में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। इस बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72। और मेरे भाई 3 व्यक्तियों के नाम याद रखने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तिलक और मेरे भाई सर सैयद अहमद खान। ये कल के टेस्ट में भी था प्रश्न मेरे भाई। सर सैयद अहमद खान एकमात्र व्यक्ति याद रखने जिसका संबंध कांग्रेस से नहीं है। तिलक कांग्रेस के सदस्य तो रहे लेकिन कभी भी इसके अध्यक्ष नहीं बने। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया था। ये तीनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं बस। हो गया भाई? क्लियर हो गया? एक पॉइंट और। प्रथम बैठक के अध्यक्ष याद रखने WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे मेरे भाई। और सचिव याद रखने हैं ए और ह्यूम। स्थापना किसने की थी? ए और ह्यूम ने।
प्रथम बैठक को हेड किसने किया था? डब्ल्यूसी बनर्जी ने। और ए और ह्यूम क्या थे मेरे इसके सचिव। याद ये रखना है मेरे भाई, ए और ह्यूम ने कभी भी कांग्रेस को अध्यक्षता नहीं की, उन्होंने सिर्फ स्थापना की थी और प्रथम बैठक में क्या रहे थे? सचिव। कल एक प्रश्न इस तरह से पूछा गया था, याद कीजिए जरा, ये बताइए ए और ह्यूम ने कौन सी अध्यक्षता की है? इसमें कुछ बच्चों ने गलत भी लगा रखा था। तो मेरे भाई वो उन्होंने स्थापना तो की है लेकिन कभी भी इसकी अध्यक्षता नहीं की। क्लियर हो गया भाई? इसके संस्थापक सदस्य भी लिखेंगे फटाफट। संस्थापक सदस्य, संस्थापक सदस्य में सबसे पहला नाम याद रखना है फिरोज शाह मेहता का। फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता का नाम याद रखना है। दूसरा नाम याद रखना है डब्ल्यूसी बनर्जी, डब्ल्यूसी बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और एक नाम याद रखना है दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये दो चार नाम याद रखना है, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यूसी बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। एक नाम और लिख लीजिएगा इसमें, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। और मेरे भाई आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस। ठीक है, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यूसी बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, आनंद मोहन बोस। फटाफट एक बार रिपीट कर रहे हैं। आरंभिक नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसको दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया था। स्थापना 28 दिसंबर 1885 किसने की थी? स्कॉटलैंड के ब्रिटिश अधिकारी जो भारत के सिविल सर्वेंट थे, ए और ह्यूम ने। उस समय भारत में लॉर्ड कौन है मेरे भाई? डफरिन। प्रथम बैठक कहाँ हुई? मुंबई की ग्वालियर टैंक में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। तीन व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने प्रथम बैठक में भाग नहीं ली थी, तिलक कांग्रेस के सदस्य रहे लेकिन इसकी अध्यक्षता कभी नहीं की। सर सैयद अहमद खान एकमात्र व्यक्ति जिनका संबंध कांग्रेस से नहीं था। प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यूसी बनर्जी ने। और सचिव कौन थे मेरे भाई? ए और ह्यूम। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेफ्टी बॉल सिद्धांत क्या है वो समझना है। सेफ्टी बॉल सिद्धांत, सेफ्टी बॉल सिद्धांत किसने दिया था? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। और मेरे भाई इसमें क्या कहा गया था याद रखना है। लाला के अनुसार, लाला के अनुसार लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड डफरिन ने ए और ह्यूम का प्रयोग तड़ित चालक के रूप में, तड़ित चालक के रूप में किया है। बस इतना याद रखना है मेरे भाई इसमें। सेफ्टी बॉल सिद्धांत किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने। उसमें क्या कहा था कि लाला के अनुसार, लाला ने कहा था कि लॉर्ड डफरिन ने ए और ह्यूम का प्रयोग तड़ित चालक के रूप में किया है। समझा दे इसके बारे में, क्योंकि उनको पता था मेरे भाई कि जल्द ही भारत में क्रांति होने वाली है। जल्द ही भारत में क्रांति होने वाली है। अगर हम एक ऐसा संगठन बना दें, अगर हम एक ऐसा संगठन बना दें कि जिससे ये क्रांति दब जाए, तो इसीलिए लॉर्ड डफरिन ने मेरे भाई ए और ह्यूम को पकड़ा और क्या बनाया मेरे भाई? कांग्रेस। तो आपको क्या याद रखना है? सेफ्टी बॉल थ्योरी किसने दी थी? लाला लाजपत राय ने। उसमें क्या कहा था कि लॉर्ड डफरिन ने ए और ह्यूम का प्रयोग तड़ित चालक के रूप में किया है भाई। ठीक है, बाकी
कम या एक्सप्रेशन रखूंगा मैं। आगे बढ़िए। अब समझिए जरा कांग्रेस के संबंध में मत, कांग्रेस के संबंध में मत। नंबर एक, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, पदों के भूखे हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ये शब्द है बंकिम चंद्र चटर्जी के, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। दूसरा, कांग्रेस अल्पसंख्यक, कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। ये शब्द है मेरे भाई डफरिन के, ये शब्द है डफरिन के। तीसरा याद रखना है, कांग्रेस मरणोपरांत है और अपने मौत की अंतिम घड़ी गिन रही है, मौत की अंतिम घड़ी गिन रही है। ये शब्द थे कर्जन के, खूब पूछा जाता है एग्जाम में मेरे भाई। और चौथा याद रखना है कि कांग्रेस ना तो जनता द्वारा प्रेरित है, कांग्रेस ना तो जनता द्वारा प्रेरित है, ना ही योजनाबद्ध है। ये शब्द है सर सैयद अहमद खां के, अहमद खां। ये चार बातें याद रखनी है मेरे भाई। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, डफरिन। कांग्रेस मरणोपरांत अपने मौत की अंतिम घड़ी गिन रही है, कर्जन। और मेरे भाई कांग्रेस ना तो जनता द्वारा प्रेरित है, नहीं योजनाबद्ध है। किसके शब्द हैं? सर सैयद अहमद खां के। चारों बातें दिमाग में रखनी है, खूब एग्जामों में पूछी जाती हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, डफरिन। कांग्रेस मरणोपरांत है और अपने मौत की अंतिम घड़ी गिन रही है, कर्जन। कांग्रेस ना तो जनता द्वारा प्रेरित है, ना ही योजनाबद्ध है, सर सैयद अहमद खां भाई। हो गया भाई? फटाफट एक बार और देखिए। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, डफरिन। कांग्रेस मरणोपरांत है और अपनी मौत की अंतिम घड़ी गिन रही है, कर्जन। कांग्रेस न तो जनता द्वारा प्रेरित है, न ही योजनाबद्ध है, सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट, उदारवादी चरण या नरम दलीय चरण। उदारवादी चरण या नरम दलीय चरण याद रखना है। 1885 से 1905 के बीच के कार्यकाल को कहा जाता है उदारवादी चरण या नरम दलीय चरण। इसमें कांग्रेस के
संस्थापक शामिल थे, जैसे दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, WC बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोखले, मदन मोहन मालवीय। अब ये नाम इसलिए याद रखने हैं क्योंकि आपने कल टेस्ट दिया उसमें भी 1-2 प्रश्न पूछे गए थे, बताइए इनमें से कौन सा गर्म दल का है, कौन सा नरम दल का है। तो मेरे भाई याद नाम होने चाहिए मेरे भाई कि ये गर्म दल के, नरम दल के हैं, ये सब नरम दल के हैं, ये सब उदारवादी चरण के व्यक्ति हैं, ये सब मेरे भाई नरम दल के हैं सारे के सारे। एक कांग्रेस के संस्थापक हैं सारे के सारे, दादाभाई नौरोजी हो या फिरोज शाह मेहता हो, WC बैनर्जी हो, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो, या गोखले हो या मदन मोहन मालवीय हो, ठीक है, ये सब नरम दल के हैं। इनका उद्देश्य प्रार्थना पत्र, अनुनय पत्र, रिक्वेस्ट अनुनय पत्र के माध्यम से स्वराज की प्राप्ति करना था। इनका उद्देश्य अनुनय प्रार्थना पत्र के माध्यम से स्वराज की प्राप्ति करना था। मतलब ये रिक्वेस्ट से काम कर रहे हैं कि भैया आप हमें आजादी दे दो, हम आपको प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, गले मिल रहे हैं, आपको जो है रेड रोज दे रहे हैं भाई। तो इसमें सारे के सारे कांग्रेस के संस्थापक शामिल हैं, दादाभाई नौरोजी हो, फिरोज शाह मेहता हो, WC बैनर्जी हो, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो, गोखले हो या मदन मोहन मालवीय। ये सब उदारवादी चरण के व्यक्ति। याद रखना उदारवादी चरण है 1885 से 1905। लेकिन इसी उदारवादी व्यक्तियों में कुछ मेरे भाई ऐसे व्यक्ति हैं जो इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। और 1905 के बंगाल विभाजन के बाद एक नए चरण की शुरुआत होगी जिसे बोलते हैं उग्रवादी चरण। उसको बोलते हैं उग्रवादी चरण, या उसको ही बोलते हैं मेरे भाई गरम दलीय चरण, उसी को बोलते हैं गरम दलीय चरण। उसकी शुरुआत है 1905 से मेरे भाई, 1905 से 1919 तक याद रखना है, 1905 से 1919 तक इसको याद रखना है। उग्रवादी चरण और गरम दलीय चरण 1905 से 1900। इनकी शुरुआत की और ये ध्यान दीजिएगा, इसकी शुरुआत कौन है ये, इसकी शुरुआत बंगाल विभाजन 1905 के कारण हुई थी। इसकी शुरुआत बंगाल विभाजन 1905 के कारण हुई थी, क्योंकि इनका मानना था मेरे भाई कि अंग्रेज ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिनसे मेरे भाई भारतीय हतोत्साहित हो। लेकिन मेरे भाई कर्जन आएंगे, कर्जन क्या करेंगे, बंगाल विभाजन। इससे क्या होगा, इस धड़े में से एक नया धड़ा निकलेगा जो उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। कि हम समझा रहे थे आपको प्रार्थना पत्र, अनुनय पत्र से काम नहीं चलेगा, क्रांति करो। अब मेरे भाई पैदा हो जाएंगे उग्रवादी या गरम दलीय व्यक्ति, जिनका उद्देश्य होगा क्रांति के माध्यम से स्वराज की प्राप्ति करना। इनका उद्देश्य क्रांति के माध्यम से स्वराज की प्राप्ति करना था। इनका उद्देश्य क्रांति के माध्यम से स्वराज की प्राप्ति करना था। इनका उद्देश्य क्रांति के माध्यम से स्वराज की प्राप्ति करना था। जैसे मैं याद रखना है मेरे भाई नाम, लाल बाल पाल प्लस अरविंद घोष, लाल बाल पाल प्लस अरविंद घोष। तो आपको याद रखना है ये जितने भी हैं सारे गरम दल के हैं। लाल में आएंगे मेरे भाई लाला लाजपत राय,
लाला लाजपत राय, लाजपत राय। बाल में आएंगे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। पाल में आएंगे विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल। प्लस कौन है? अरविंद घोष। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल प्लस अरविंद घोष। ठीक है, तो राष्ट्रीय आंदोलन में दो चरणों का उदय हुआ है, उदारवादी चरण और एक है उग्रवादी चरण। उदारवादी चरण नरमदलीय चरण है 1885 से 1905। इसमें कांग्रेस के संस्थापक शामिल है मैक्सिमम दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोखले और मदन मोहन मालवीय। जिनका उद्देश्य क्या? प्रार्थना पत्र, अन्य पत्र के माध्यम से स्वराज की प्राप्ति करना। उग्रवादी चरण या गर्मदलीय चरण की शुरुआत होगी बंगाल विभाजन के कारण। बंगाल विभाजन के बाद इस चरण, ये चरण पैदा होगा। इनका उद्देश्य क्या है? क्रांति के माध्यम से स्वराज की प्राप्ति करना। इसमें कौन कौन शामिल है? लाल, बाल, पाल प्लस अरविंद घोष। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल प्लस अरविंद घोष। आगे बढ़ते हैं भाई। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन। आपको डायरेक्ट एक तो याद रखना है, लॉर्ड कौन है जिसने बंगाल विभाजन किया था? करजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है। एक लाइन में याद रखना है, बंगाल विभाजन किस लॉर्ड ने किया था? करजन। 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन लॉर्ड करजन द्वारा हुआ, लॉर्ड करजन द्वारा हुआ, लॉर्ड करजन द्वारा हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में, पूरे बंगाल में शोक दिवस, शोक दिवस मनाया गया, मनाया गया। आपको याद रखना है 16 अक्टूबर 1905 में लॉर्ड करजन के द्वारा बंगाल का विभाजन हुआ था और 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। कहानी बता रहे किसके पीछे क्या घटना हुई थी, किस आधार पर हुआ था? प्रशासनिक असुविधा, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में डिवाइड कर दिया गया था, याद है? किस आधार पर मेरे भाई? आधार क्या था? प्रशासनिक है जी, 16 कर दीजिएगा भाई, 16 है 16। प्रशासनिक असुविधा के आधार पर, प्रशासनिक असुविधा के आधार पर बंगाल का विभाजन किया गया। प्रशासनिक असुविधा के आधार पर बंगाल का विभाजन किया गया। याद कीजिए, मैंने इसमें बताया था कि अंग्रेजों का मानना था कि बंगाल बड़ा है, वहां पे प्रशासनिक सुविधा नहीं हो पा रही है, इसलिए हम बंगाल का विभाजन करते हैं। जबकि वास्तविक कारण क्या था कि सारी की सारी जो क्रांति हो रही कहां से उठ रही थी? बंगाल से, इसलिए बंगाल को ध्वस्त करना जरूरी था। इसलिए करजन ने मिलकर मेरे भाई ये किया था, प्रशासनिक असुविधा के आधार पर बंगाल का विभाजन किया गया। अब बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल के विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन पैदा होगा? स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। क्या याद रखना मेरे भाई? बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन के विरोध में, विरोध में इसकी शुरुआत हुई, इसकी शुरुआत हुई। बंगाल विभाजन के विरोध में इसकी शुरुआत हुई
बंगाल विभाजन के विरोध में इसकी शुरुआत हुई। आपको याद रखना है 7 अगस्त 1905, 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में, कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन, इधर देखने जाए खड़ा होकर कौन सा बोला बाहर निकाल दे रहे। 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन में बेवकूफ हो गए यहाँ पे भाई। ये 15 दिन का वर्क इन 2 घंटे में करा रहा हूँ आपको, ये तो मैं बेवकूफ हूँ। 15-20 दिन में आपकी मॉडर्न हिस्ट्री हुई, कहाँ मैं 1 घंटे में 2 घंटे में कराने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन का उद्देश्य बंगाल विभाजन के विरोध में इसकी शुरुआत हुई थी। 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई है। इस आंदोलन का उद्देश्य विदेशी, पहली बार ध्यान रखना विदेशी शब्द का यूज नहीं होगा, विदेशी वस्तुओं व संस्थाओं, पहला आंदोलन होगा मेरे भैया, विदेशी वस्तुओं संस्थाओं का बहिष्कार किया जाएगा। इस आंदोलन का उद्देश्य विदेशी वस्तुओं संस्थाओं का बहिष्कार करना था। इस आंदोलन का उद्देश्य विदेशी वस्तुओं संस्थाओं का बहिष्कार करना था। एक प्रश्न ये भी बनता है मेरे भाई, पहली बार किस आंदोलन में विदेशी कपड़ों को जलाया गया था? स्वदेशी आंदोलन। 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन का उद्देश्य मेरे भाई विदेशी वस्तुओं एवं संस्थाओं का बहिष्कार करना था। इस आंदोलन में ही रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोमार बांग्ला गाया था जो कि आगे जाकर बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना भाई। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो रही है 7 अगस्त 1905 में और बंगाल विभाजन हो रहा है 16 अक्टूबर 1905 में। किस दिन मेरे भाई बंगाल का शोक दिवस मनाया गया था? 16 अक्टूबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किस आधार पर हो रहा है? प्रशासनिक असुविधा के आधार पर। बंगाल विभाजन के विरुद्ध करते हुए मेरे भाई गरम दल के नेता के द्वारा स्टार्ट हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य क्या है? विदेशी वस्तुओं संस्थाओं का बहिष्कार करना। और इस आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोमार बांग्ला गाया था। ये सारे फैक्ट्स हैं इसके। आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया भाई? यहाँ तक बंगाली विभाजन कब हो रहा है? 16 अक्टूबर 1905 में। किसके द्वारा हो रहा है? कर्जन के द्वारा। आधार क्या? प्रशासनिक असुविधा। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हो रही है? 7 अगस्त 1905 में। कहां से? कलकत्ता के टाउन हॉल से। इसका उद्देश्य क्या है? विदेशी वस्तु संस्थाओं का बहिष्कार करना। और इस आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोमार बांग्ला गाया था। मैंने बताया था जैसे ही बंगाल का विभाजन किया गया, बंगाल को डिवाइड कर दिया गया था 2 पार्टों में। एक तरफ हो गया पूर्वी बंगाल और एक तरफ हो गया था मेरे भाई पश्चिमी बंगाल। उसमें पूर्वी बंगाल में सारे के सारे मुस्लिम बहुसंख्यक थी मेरे भाई और इसमें सारे हिंदू थे और इसके प्रमुख नेता थे आगा खां, याद है? तो अंग्रेजों ने उस समय लॉर्ड आगे मेरे भाई मिंटो ने बोला कि भैया कि आप एक काम कीजिए, इन मुसलमानों के लिए एक नई पार्टी बनाइए और हमारे समर्थन कीजिए। तो यहीं से निकलेगी मुस्लिम लीग।
मुस्लिम लीग, अगली हेडिंग है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना याद रखनी है 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना याद रखनी है 1906। किसके द्वारा? लॉर्ड मिंटो है इससे मेरे भाई। और फूट डालो राज करो नीति, क्योंकि बंगाल का विभाजन इसी आधार पर हुआ था कि हिंदू मुस्लिम को लड़ा, क्योंकि उस समय बंगाल एकमात्र ऐसा सेंटर है जहां से सारी क्रांति पैदा हो रही है। इसकी स्थापना फूट डालो राज करो। इसकी स्थापना फूट डालो राज करो की नीति के आधार पर हुई थी। इसकी स्थापना फूट डालो राज करो की नीति के आधार पर हुई थी। इसकी स्थापना लॉर्ड मिंटो के नेतृत्व में, उस समय तक लॉर्ड मिंटो आगे थे, 1905 में है कर्जन, और मेरे भाई 1905 के बाद आ जाएंगे मिंटो। इसकी स्थापना लॉर्ड मिंटो के नेतृत्व में, इसकी स्थापना लॉर्ड मिंटो के नेतृत्व में आगा खा नाम याद रखना है। आगा खा व नवाब सलीमुल्ला इसकी स्थापना लॉर्ड मिंटो के नेतृत्व में आगा खा व नवाब सलीमुल्ला के द्वारा हुई थी। इसका उद्देश्य मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन था। याद कीजिए, मैंने लिखवाया भी था कि 1906 के बाद 1909 में आएगा लॉर्ड मिंटो। याद है मिंटो सुधार, उसमें मेरे भाई मुस्लिम वर्ग को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जाएगा। अब इतने कह रहा है कि तो आने का मैं रिवीजन कर रहा हूं, ऊपर से लूंगा सिर्फ। मुस्लिम लीग की स्थापना फटाफट बताइएगा 1906 में। किस नीति के तहत? फूट डालो राज करो की नीति। किसके द्वारा? लॉर्ड मिंटो है। और मेरे भाई इसके नेता कौन है? आगा खां और सलीमुल्ला। आगा खां नवाब सलीमुल्ला के द्वारा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। लॉर्ड कौन थे? मिंटो थे। और इसका उद्देश्य क्या है? मुस्लिम वर्ग को पृथक निर्वाचन देना। ठीक है, स्थापना फूट डालो राज करो की नीति के आधार पर है। उस समय लॉर्ड कौन है? मिंटो है। और मेरे भाई इसके नेता कौन है? आगा खां, नवाब सलीमुल्ला। और मेरे भाई उद्देश्य क्या है? मुस्लिम वर्ग के पृथक निर्वाचन देना, मुस्लिम वर्ग को पृथक निर्वाचन देना। हो गया भाई, आगे बढ़ते हैं। 1906 में एक घटना और हो रही है। 1906 कलकत्ता डिवीजन हेडिंग। 1906 कलकत्ता अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, खूब इंपॉर्टेंट है। 1906 कलकत्ता अधिवेशन 1906। 3 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मेरे भाई दादा भाई नौरोजी ने। इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। दूसरा पॉइंट मेरे भाई, दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। तो स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1906। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी। एक शब्द आएगा आगे, पूर्ण स्वराज 1929 लाहौर। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। और एक बात और याद रखनी है, नरम दल व गरम दल
नरम दल गरम दल के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ था। यहाँ पे विवाद उत्पन्न हुआ था विचारधारा को लेकर। नरम दल व गरम दल के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ। ये तीन फैक्ट इसमें याद रखना है। नरम दल गरम दल के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ था 1906 कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्षता कर रहे हैं दादा भाई नौरोजी। और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कहाँ हो रहा है? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, जिसको हेड कर रहे हैं दादा भाई नौरोजी। और आपको याद रखना है कि नरम दल गरम दल के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ था किस अधिवेशन में? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है भाई, ये तीन फैक्ट इसके बारे में याद रखने हैं। दादा भाई नौरोजी हेड कर रहे हैं, स्वराज शब्द का प्रयोग हो रहा है और गरम दल नरम दल के मध्य विवाद हो रहा है। अगली हेडिंग है सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन 1907। सूरत अधिवेशन 1907। सूरत अधिवेशन 1907। सूरत अधिवेशन 1907। इसको हेड कौन कर रहा है मेरे भाई? याद रखना है, रास बिहारी घोष। इसको हेड कर रहे हैं रास बिहारी घोष। और इसमें घटना क्या होती? विचारधारा को लेकर, विचारधारा को लेकर, विचारधारा को लेकर गरम दल की विचारधारा अलग है, नरम दल की अलग है। गरम दल चाह रहा है कि क्रांति के माध्यम से आजादी लो, और नरम दल क्या चाह रहा है? मेरे पे प्रार्थना पत्र लिखे हैं, उन्होंने पत्र लिखे तो आजादी मिले। तो विचारधारा को लेकर, विचारधारा को लेकर कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस का विभाजन या गरम दल व नरम दल का विभाजन, नरम दल का विभाजन, विचारधारा को लेकर कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस का विभाजन, गरम दल नरम दल का विभाजन। सूरत अधिवेशन 1907। सूरत अधिवेशन 1907 अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने। 1907 सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। क्या है? विचारधारा को लेकर कांग्रेस का विभाजन। विवाद कब उत्पन्न हो रहा है? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। और मेरे भाई विभाजन कब हो रहा है कांग्रेस में? सूरत अधिवेशन 1907 में। 1907 सूरत अधिवेशन को कौन अध्यक्षता कर रहा है? रास बिहारी घोष। और 1906 की कौन कर रहे हैं? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी भाई। नेक्स्ट, दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार 1911 क्यों लगा? इंग्लैंड सम्राट जॉर्ज पंचम, इंग्लैंड सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में दिल्ली दरबार 1911 लगा, जहां पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जनगण मन गाया गया था। इंग्लैंड सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में दिल्ली दरबार 1911 लगा, जहां पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर, याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि जब जॉर्ज पंचम भारत आ रहे थे तो मेरे भाई रविंद्रनाथ टैगोर को बोला गया कि उनके स्वागत में कोई गीत लिखिए। तो उन्होंने गीत लिखा था जनगण मन, जिसको बाद में हमने राष्ट्रीय गान बनाया है। दो घटना और हो रही है, ध्यान रखनी है। उस समय भारत में आ चुके हैं हार्डिंग सेकंड। उस समय भारत में लॉर्ड हैं। तो हार्डिंग सेकंड ने दो काम किए मेरे भाई। पहला काम ये किया कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया।
रद्द किया। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, और बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? 1911 में। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, रद्द कब हुआ? 1911 में। किसके द्वारा हुआ? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के द्वारा, दिल्ली दरबार में। दूसरा, जॉर्ज पंचम के नेतृत्व में लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के द्वारा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। तो दो काम आपको ये याद रखने हैं। दिल्ली दरबार 1911 क्यों लगा था? जॉर्ज पंचम के स्वागत में, जहाँ पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जनगण मन लगाया गया था। और हार्डिंग सेकंड ने दो काम किए थे। बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हो रहा था, उसको यहाँ पे कैंसिल कर दिया था। और दूसरा काम, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी। याद होगी तीन बातें। दिल्ली दरबार कब लग रहा है? 1911। किसके स्वागत में? जॉर्ज पंचम के स्वागत में। और पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया था? दिल्ली दरबार 1911 में। हार्डिंग सेकंड ने बंगाल विभाजन को रद्द किया कब? 1911 में। और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई कब? 1911 में। तीन बातें यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। उन्नीस सौ ग्यारह के बाद 1913 में याद रखना गदर पार्टी की स्थापना। इसकी स्थापना 1913 में लाला हरदयाल द्वारा अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई। गदर इनकी पत्रिका थी। दो बातें याद रखना है। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने। कब की थी? 1913 में। कहाँ की थी? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल 1913 कहाँ कर रहे हैं? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में मेरे भाई। 1913 तक आ चुके हैं। 1913 के बाद एक घटना और याद रखनी है, कामागाटा मारू प्रकरण। कई नाम है इसके। कामागाटा मारू प्रकरण 1914। एक लाइन में याद रखना है। इसमें क्या हुआ था? मैंने बताया था मेरे भाई, भारत से बड़ी मात्रा में जहाज निकला था व्यापारियों का, और वो कहाँ रोक लिया गया था? कनाडा जाके। तो बस आपको एक बात याद रखनी, जो एग्जाम में पूछा जाता है, इसका संबंध किससे है? सैनिक विद्रोह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ जलपोत से है। सैनिक जहाज से नहीं है, व्यापारी जहाज था मेरे भाई। तो क्या याद रखना? भारतीय व्यापारियों को, भारतीय व्यापारियों का जहाज कनाडा रोका गया। बस इतना याद रखिए, इससे फालतू रटने की जरूरत नहीं है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया, जब भी आया बस इसी से है कि इसका संबंध किससे है। तो मेरे भाई व्यापारियों का जहाज था ये। इस जहाज को जब कनाडा रोक लिया गया तो वहां पर आंदोलन हुआ था। तो आपको एक लाइन याद रखना, कामागाटा मारू प्रकरण कब हुआ था? 1914 में। और किस घटना से संबंधित है? भारतीय व्यापारियों के जहाज को कनाडा में रोक लिया गया। इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी मैंने इसकी कहानी आपको बता दी। 1914 तक आ चुके हैं। कामागाटा मारू प्रकरण 1914 भाई। इसके बाद दो घटना और देखते हैं। होम रूल लीग
1916। गदर पार्टी कब है? 1913। कावागाटो मारू प्रकरण कब है? 1914। होम रूलिंग कब है? 1916। इससे पहले हमने पढ़ा मेरे भाई दिल्ली दरबार 1911। उससे पढ़ा मुस्लिम लीग 1900। उससे पहले पढ़ा मेरे भाई स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905। उससे पहले पढ़ा था भाई हमने बंगाली विभाजन 16 अक्टूबर 1905। ऐसी रिवाइज कर देंगे। होम रूल लीग 1916। इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट द्वारा हुई। होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा हो रही है भाई? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। आपको याद क्या रखना है? आपको इतना याद रखना है भाई कि एनी बेसेंट की पत्रिका याद रखनी है, दो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी है? न्यू इंडिया, कल के एग्जाम में भी रहती है न्यू इंडिया, और एक है मेरे भाई कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक की है मराठी और केसरी। मराठी छपती थी अंग्रेजी में, मराठी अंग्रेजी में, और केसरी है मेरे भाई मराठी में। ये पूछी जाती है एग्जामों में। होम रूल लीग की स्थापना 1916। होम रूल लीग की स्थापना 1916 कौन कर रहे हैं? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। एनी बेसेंट की पत्रिका याद रखनी है न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ, और बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका याद रखनी है मराठी और केसरी भाई। हो गया क्लियर? गदर पार्टी है 1913, कामागाटा मारू प्रकरण 1914, होम रूल लीग 1916। होम रूल लीग की स्थापना कौन कर रहे हैं? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट की पत्रिका न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, और बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका मराठी और केसरी। मराठी याद रखनी है अंग्रेजी में, केसरी याद रखनी है मराठी में। 1916 में एक घटना और हो रही है। लखनऊ समझौता 1916। कलकत्ता, अभी मैंने पीछे पढ़ाया था कलकत्ता अधिवेशन 1906, याद है भाई? क्या हुआ था? दादा भाई नौरोजी ने हेड किया था, स्वराज शब्द का पहली बार यूज हुआ था, गरम दल के मध्य विवाद हुआ था। लखनऊ समझौता 1916। क्या याद रखना है? अध्यक्ष याद रखना है अंबिका मजूमदार। अध्यक्ष याद रखना है, अध्यक्ष कौन है? अंबिका मजूमदार। और क्या हो रहा है मेरे भाई? गरम दल कांग्रेस के मध्य समझौता, या गरम दल व नरम दल के मध्य समझौता। गरम दल नरम दल के मध्य समझौता। लखनऊ समझौता 1916 को हेड कौन कर रहे हैं? अंबिका मजूमदार। कांग्रेस के मध्य समझौता हो रहा है, यानी हम कह सकते हैं गरम दल नरम दल के मध्य समझौता। बताओ फटाफट, फूट कब डली थी? फूट डली थी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। विभाजन कब हुआ? 1907 के सूरत अधिवेशन में। समझौता कब हो रहा है? 1916 के लखनऊ समझौते में। अध्यक्ष याद रखने और क्या काम यहाँ हुआ मेरे भाई, ये तीनों ही पता होने चाहिए। 1916 तक आ चुके हैं। उन्नीस सौ 16 के बाद गांधी बाबा की एंट्री। इतनी बात याद रखूंगा कि तुम्हें। अफ्रीका कब गए थे भाई? अफ्रीका कब गए थे? 1892-93 में। भारत कब आए?
भारत कब आए? 1915 में मेरे भाई। अफ्रीका कब गए थे? 1892-93 में। भारत कब आए? 1915 में। सत्याग्रह का पहला प्रयोग, सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी ने अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में 1906 में किया था। 1906 में किया था। अफ्रीका कब गए थे? 1892-93 में। भारत कब आए मेरे भाई? 1915 में। और सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार गांधी जी ने कब किया था? 1906 दक्षिण अफ्रीका में। कौन लेगा था, कौन लाया था, कहां लेगा था भैया? मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन कर रखा है, आपको डिटेल में ले जाऊंगा अभी। इसको जरा एक बार देखिएगा, 1906 या 1903 है ये, अगर किसी के पास नोट हो। 6 है, ठीक है। तो गांधी जी की एंट्री हो जाती है मेरे भाई भारत में 1915 में। आइए समझते हैं जरा आगे। गांधी जी का पहला आंदोलन भाई सत्याग्रह, या हेडिंग लगाएंगे आप चंपारण सत्याग्रह। कौन लेगा तो चंपारण भाई? है याद किसी को? कौन है? राजकुमार शुक्ल है। राजकुमार शुक्ल। चंपारण सत्याग्रह एक लाइन में याद रखना है, 1917 भाई। 1917 क्या है? चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी को चंपारण आमंत्रित किया। दूसरा पॉइंट, चंपारण में 3 काठिया पद्धति ब्रैकेट में लिखिएगा, भूमि के 3/20 भाग पर नील खेती। चंपारण में 3 काठिया पद्धति ब्रैकेट में भूमि के 3/20 भाग पर नील खेती के विरोध में सत्याग्रह आरंभ किया। तो चंपारण सत्याग्रह कब हो रहा है? 1917 में। महात्मा गांधी को चंपारण कौन इनवाइट कर रहे हैं? राजकुमार शुक्ल। और मेरे भाई हो रहा क्या है? 3 काठिया पद्धति के खिलाफ आंदोलन है। 3 काठिया पद्धति का मतलब है भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती। बताया था मेरे भाई, किसी के पास 20 एकड़ हो, किसी के पास 40 एकड़ हो, 50 एकड़, 100 एकड़, उसके 3/20 भाग पर क्या खेती करनी होती थी? नील की खेती। और नील इतना खतरनाक था मेरे भाई, जहां पैदा हो जाए बंजर भूमि बना देता था। इसलिए मेरे भाई वहां पे किसानों का शोषण हो रहा था। तो पहला सत्याग्रह गांधी जी ने कहां किया था? चंपारण में, भारत में। और मेरे भाई पहला सत्याग्रह हुआ था दक्षिण अफ्रीका में 1906 में। भारत में कहां हो रहा है? चंपारण में 1917 में। पहली भूख हड़ताल करेंगे अहमदाबाद मेल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 क्या है? गांधी जी की पहली भूख हड़ताल। गांधी जी की पहली भूख हड़ताल। दूसरा क्या था ये?
याद कीजिए, बताया होगा मैंने भाई फ्लैग बोनस के बारे में है कि फैक्ट्री का जो मालिक है और कर्मचारी के मध्य फ्लैग बोनस को लेकर विवाद हो गया था, जिसको गांधी जी हेड करने के लिए गए थे। फ्लैग बोनस को लेकर मिल मजदूर व मिल मालिकों के मध्य आंदोलन, गांधी जी की पहली भूख हड़ताल याद रखनी है, हमने तो सिर्फ डेट याद रखनी है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के 1918, और याद रखना है गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी किसको लेकर था, ये फ्लैग बोनस को लेकर। चंपारण कदम 1917 में क्या था, नील की खेती या तीन काटे पद्धति के खिलाफ। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। खेड़ा सत्याग्रह 1918, खेड़ा सत्याग्रह भी कभी 1918 है। खेड़ा सत्याग्रह 1918 क्या है, याद कीजिए। किसानों पर मालगुजारी व्यवस्था लागू की जा रही थी, उसके खिलाफ गांधी जी ने यहाँ पर आवाज उठाई थी। मालगुजारी व्यवस्था के खिलाफ गांधी का आंदोलन, ठीक है। और याद रखना है प्रथम असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन गांधी जी का पहला असहयोग आंदोलन है। पहला असहयोग आंदोलन है खेड़ा सत्याग्रह 1918, गांधी जी की पहली भूख हड़ताल है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह है चंपारण सत्याग्रह 1917। पहला सत्याग्रह चंपारण में किया था, पहली भूख हड़ताल करी थी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में, और गांधी जी ने पहला असहयोग आंदोलन किया था खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। छोटे एग्जाम में इससे ज्यादा पूछा भी जाता है, इनफ है आप लोगों के लिए। बाकी मैंने डिटेल से अच्छी तरह से समझा रखा है, पढ़ा रखा है भाई। फटाफट डिवाइड करेंगे। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1900। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1900। खेड़ा सत्याग्रह 1900। फटाफट बताओ फिर लखनऊ समझौता कब हुआ है, लखनऊ समझौता 1916 में। मेरे भाई दिल्ली दरबार कब लगा, 1911 में। लॉर्ड हार्डिंग ने मेरे भाई, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन कब रद्द किया था, 1911 में। मेरे भाई बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905। और स्वदेशी आंदोलन 1900। कांग्रेस की स्थापना 1800। आगे बढ़ते हैं। खेड़ा सत्याग्रह हो गया 1918। आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद है खेड़ा सत्याग्रह हो गया ना मेरे भाई। इसके बाद है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट 1919 भाई। रोलेट एक्ट 1919 क्या है, काला कानून है भाई, काला कानून है। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। क्या था मेरे भाई, संदेह के आधार पर, संदेह के आधार पर असीमित समय के लिए गिरफ्तारी, असीमित समय के लिए गिरफ्तारी। 3 पॉइंट याद रखने हैं, काला कानून, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून, और संदेह के आधार पर असीमित समय के लिए गिरफ्तारी। और मेरे भाई याद कीजिए
इसी को आधार बनाकर पंजाब के दो नेता थे सत्यपाल और किचलू, याद है, उनको गिरफ्तार किया गया था। और मेरे भाई उनको बचाने के लिए जलियांवाला बाग में एक जो है समारोह हो रहा था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919। क्या है? सत्यपाल व किचलू को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा आयोजित की गई। सत्यपाल व किचलू को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा आयोजित की गई थी, 13 अप्रैल में हुई। सत्यपाल व किचलू को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की गई। इस सभा पर जनरल डायर द्वारा गोली चलाई गई और मेरे भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। याद कीजिए, इसकी जांच के लिए कौन सी कमेटी बैठी थी? इसकी जांच के लिए हंटर कमेटी, हंटर आयोग बैठा है, हंटर कमेटी बैठी। याद कीजिए मेरे भाई, इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड यानी कि सर की उपाधि वापस की। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हो रहा है? 13 अप्रैल 1919 में। क्या है? सत्यपाल व किचलू को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा आयोजित हो रही है। इस सभा पर जनरल डायर द्वारा गोली चलाई गई है। ठीक है, इसकी जांच के लिए कौन सी कमेटी बैठी थी मेरे भाई? हंटर कमेटी। इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड, सर की उपाधि वापस कर दी थी। ये 4-5 फैक्ट्स के बारे में याद रखना है। सत्यपाल किचलू को गिरफ्तार किया जा रहा है, उसके विरोध में एक सभा आयोजित हो जा रही है। इस सभा पर जनरल डायर गोली चला रहे हैं और फिर मेरे भाई हंटर कमेटी बैठेगी इसकी जांच के लिए। इसके विरोध से रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस की थी। रॉलेट एक्ट कब आया? 1919 में। क्या कहते हैं इसको? काला कानून, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। क्या है? संदेह के आधार पर असीमित समय के लिए गिरफ्तार। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 भाई, 1 अगस्त 1920। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। भारत में प्रथम असहयोग आंदोलन याद है ना? खेड़ा सत्याग्रह, गांधी जी के द्वारा प्रथम भारत में असहयोग आंदोलन कब हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह। 3 पॉइंट इसमें याद रखना है। इसकी घोषणा नागपुर अधिवेशन, इसकी घोषणा नागपुर अधिवेशन 1920 में हुई थी। इसकी घोषणा नागपुर अधिवेशन 1920 में हुई थी। इसका उद्देश्य अहिंसक रूप में
स्वराज की प्राप्ति करना था, स्वराज की प्राप्ति करना था। इसका उद्देश्य अहिंसक रूप में स्वराज की प्राप्ति करना था। इसकी घोषणा कब हो रही है? नागपुर अधिवेशन 1920 में हुई। इसकी घोषणा नागपुर अधिवेशन 1920 में हुई थी और इसका उद्देश्य अहिंसक रूप में स्वराज की प्राप्ति करना था। इसमें गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी, एक तो याद रखना है। और दी कब थी मेरे भाई? 1915 में, याद है जब अफ्रीका से वो आ रहे थे। केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी ने कब त्यागी थी? असहयोग आंदोलन में। और केसर ए हिंद की उपाधि कब मिली थी इनको? केसर ए हिंद की उपाधि मिली थी मेरे भाई 1915 में। प्राप्ति हुई थी मेरे भाई 1915 में, त्यागी थी 1920 में असहयोग आंदोलन में। याद रखना है। असहयोग आंदोलन की घोषणा नागपुर अधिवेशन 1920 में हो रही है। इसका उद्देश्य क्या है? अहिंसक रूप में स्वराज की प्राप्ति करना, शांतिपूर्ण। इसमें गांधी ने केसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी। केसर हिंद की उपाधि मिली थी 1915 में। हुआ क्या मेरे भाई? चोरी चोरा कांड 1922 के कारण गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। तो किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? चोरी चोरा कांड 1922। याद कीजिए मेरे भाई, इसमें घटना बताई गई थी कि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के जो मेरे भाई आंदोलनकारी है वो एक सभा में जा रहे थे, है रास्ते में गोली चलाई जाती है। चोरी चोरा गोरखपुर में पड़ता है भाई साहब, हाँ जी। चोरी चोरा स्थान पर वहां पे गोली चलाई जाएगी तो जो भड़काई भीड़ होगी पूरी के पूरी पुलिस चौकी को आग लगा देगी और आग इतनी भयंकर होगी 400 से 500 लोग मारे जाएंगे। तो गांधी जी बड़े हतोत्साहित होंगे कि मैंने इसका उद्देश्य रखा था अहिंसक, ये बन गया हिंसक, इसलिए मैं ऐसे आंदोलन को वापस ले रहा हूँ। यही बातें बताई गई होंगी। अब तो टाइम का पता नहीं चला है। एक खिलाफत आंदोलन 1920। खिलाफत आंदोलन याद रखना है 1920 क्या है, याद रखिए जरा। तुर्की के शासक तुर्की के शासक खलीफा को समाप्त करने के विरोध में इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? अली बंधु के द्वारा भाई। अली बंधु कौन है अली बंधु में? याद कीजिए, मोहम्मद अली और शौकत अली भाई। मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा इसमें गांधी जी ने उनको हेल्प की थी। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हो रही 1920 में। क्यों हो रही है? टर्की के जो शासक थे उन्होंने खलीफा पद को समाप्त की दिया था। याद कीजिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो मैंने बताया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन ने टर्की का विभाजन कर दिया था। और टर्की का विभाजन करके जो वहां का सबसे बड़ा शासक था खलीफा, जो मुस्लिम समुदाय था, वो खलीफा को अपना ईश्वर का दूत मानता था। इस और टर्की के शासकों ने वो खलीफा शब्द समाप्त कर दिया। इसलिए पूरी दुनिया के मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया 1920 में। भारत में इसका नेतृत्व